नमस्कार मित्रों तथा प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आर सी श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया है। भारत में हरित क्रांति कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक तथा अभूतपूर्व प्रगति की द्योतक है। सन 1961 के बाद का समय कृषि उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी समय प्रोफेसर बोरलॉग तथा उनके सहयोगियों ने मैक्सिको में गेहूं की अधिक उपज देने वाली फसलों का विकास किया। इसके फलस्वरूप 1965 में मैक्सिको में गेहूं की फसल प्रति हेक्टेयर 5000 किलोग्राम से बढ़कर 6000 किलोग्राम हो गई। इस प्रकार प्रोफेसर एर्नेस्ट बोरलॉग महोदय को विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। तीसरी दुनिया के देश, विशेषतः भारत, चीन, पाकिस्तान आदि हरित क्रांति लाने तथा उसे लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है। हरित क्रांति नामक पद का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 में विलियम गॉड ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की बैठक में अपने संभाषण के अंतर्गत किया। प्रोफेसर दंतेवाला के अनुसार हरित क्रांति के दो प्रमुख तत्व हैं, एक तो नई तकनीक और दूसरा अधिक उपज देने वाले बीज। अतः हरित क्रांति का अर्थ कृषि उत्पादन में हुई उस तीव्र वृद्धि से है जो नई तकनीक तथा अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग से हो रही है। भारत में हरित क्रांति की बात अगर करें तो 1966 में खरीफ मौसम में नई कृषि नीति अपनाई गई, जिसे अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम या हाई यील्डिंग वैरायटीज़ प्रोग्राम HYVP के नाम से पुकारा गया। सन 1967-68 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 1966-67 की तुलना में लगभग 25% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि इससे पहले की योजना काल के 16 वर्षों में होने वाले परिवर्तनों की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र थी। अधिक वृद्धि का होना वास्तव में क्रांति के समान ही था, अतः इस वृद्धि को हरित क्रांति कहा गया। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। भारत में हरित क्रांति के कारणों से आई जिन मुख्य विशेषताओं की बात की जाती है उसमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1, अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग। सन 1966 से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का, जिन्हें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स कहा जाता है, का प्रयोग शुरू किया गया। उन्नत बीजों के प्रयोग का यह कार्यक्रम विशेषतः 5 फसलों गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का और ज्वार के लिए अपनाया गया। इन बीजों में गेहूं की कल्याण व सोना, मक्का के गंगा 101 तथा चावल के विजय, रत्ना तथा पद्मा आदि प्रमुख हैं। इन बीजों के आविष्कार तथा विकास में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तथा कृषि विद्यालयों ने बहुत योगदान दिया है। सन 1966-67 में 19 लाख हेक्टेयर तथा 2008-9 में 681 लाख हेक्टेयर भूमि पर उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया। नंबर 2, उर्वरकों का प्रयोग। हमारे देश में गोबर को खाद के रूप में प्रयोग करने की परंपरा रही है। भारत में लगभग 100 करोड़ टन गोबर प्रतिवर्ष प्राप्त होता है, परंतु इसका 40% भाग ही ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः हमारी मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में उचित खाद नहीं मिल पाती, जिससे कृषि उत्पादन में कमी रह जाती है।
नई कृषि नीति के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सन 1967-68 में 11 लाख टन उर्वरकों का प्रयोग किया गया, जो बढ़कर 1990-91 में 125 लाख टन तथा 2011-12 में 277 लाख टन हो गया। नंबर 3 पे सिंचाई में विस्तार। सिंचाई में विस्तार से हरित क्रांति को बहुत सफलता मिली है। भारत जैसे मानसून प्रदेश में सिंचाई का बड़ा महत्व है। भारत में गहरे कुएं, नलकूप तथा तालाब सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन हैं। सन 1965-66 में 320 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा थी, जो बढ़कर 2005-06 में 602 लाख हेक्टेयर हो गई। भविष्य में सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। नंबर 4, कीटनाशकों का प्रयोग। अधिक उत्पादन लेने के लिए फसलों को कीड़ों तथा बीमारियों से बचाना अति आवश्यक है। इसके लिए कीटनाशक औषधियों, या जिन्हें पेस्टिसाइड्स भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति के अधीन इन औषधियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। नंबर 5, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। भारतीय कृषि में पुराने साधारण तथा परंपरागत हाथ के औजारों के स्थान पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग अधिक बढ़ गया, जिससे हरित क्रांति को सफलता मिली। आधुनिक कृषि यंत्रों में ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, पिकर, ड्रिल, बिजली की मोटर तथा पंपिंग सेट आदि महत्वपूर्ण हैं। नंबर 6, बहुफसल या मल्टीपल क्रॉपिंग। उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनरी आदि के प्रयोग से फसलें कम समय में तैयार होने लगीं, जिससे एक खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना संभव हो गया। उदाहरणतः यदि किसी खेत में अप्रैल में गेहूं की फसल काट ली जाए, तो उसके पश्चात उस खेत में मूंग की फसल बो दी जाती है, जो लगभग 2 माह में तैयार हो जाती है। इसके पश्चात उसी खेत में चावल आदि बोया जा सकता है। एक खेत में वर्ष में कई फसलें पैदा होने से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है। नंबर 7, ऋण सुविधाएं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी नीति के अंतर्गत किसानों को ऋण की सुविधाएं प्राप्त होने लगीं। पहले किसान अपनी आवश्यकता का 90% ऋण महाजनों से ऊंचे ब्याज पर लिया करता था, जिसे चुकाना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता था। परंतु अब किसानों को सहकारी समितियों, बैंकों तथा अन्य साधनों से कम ब्याज पर ऋण मिलने लगा है। हरित क्रांति के प्रभाव या इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अन्य विकासशील देशों की भांति भारत में भी हरित क्रांति ने व्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। इसके महत्वपूर्ण प्रभाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, कृषि उत्पादन में वृद्धि। 1967-68 में हरित क्रांति शुरू होने के पश्चात कृषि उपज, विशेषतः खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 5 फसलों गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का की उपज बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। खाद्यान्नों में भी गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा। 1960-61 से 1990-91 तक खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 2 गुना की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में गेहूं के उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हो गई। इसी कारण प्रायः कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं क्रांति है। नंबर 2, किसानों की समृद्धि। हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आर्थिक दशा में काफ़ी सुधार हुआ और वह समृद्धि के पथ पर अग्रसर हुए। हरित क्रांति से बड़े किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ। नंबर 3, खाद्यान्नों के आयात में कमी। हरित क्रांति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, जिससे उनके आयात में भारी कमी हुई। कभी कभी हम खाद्यान्नों का निर्यात भी करने लग गए हैं। प्रोफेसर दंतेवाला के अनुसार
हरित क्रांति ने सांस लेने का समय दिया है। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न की कमी की चिंता से छुटकारा मिलेगा तथा निवेशकों का ध्यान भारत की योजनाओं की ओर लगेगा। नंबर 4, उद्योगों का विकास। हरित क्रांति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मशीनें जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, डीजल इंजन, पंपिंग सेट आदि तथा उर्वरक जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश आदि बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाते हैं। इन वस्तुओं के निर्माण उद्योग विकसित हो गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में इन उद्योगों ने उल्लेखनीय उन्नति की है। नंबर 5, ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव। हरित क्रांति के अंतर्गत जहां एक ओर मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ने का भय उत्पन्न हो गया, वहीं दूसरी ओर वर्ष में एक से अधिक फसलें होने तथा उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से मजदूरी की मांग बढ़ने लगी। इससे ग्रामीण रोजगार की प्रकृति तथा उसकी मांग पर प्रभाव पड़ा। पंजाब, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में भूस्वामियों को फसल की बुवाई तथा कटाई के समय श्रमिकों की कमी महसूस होने लगी है, परंतु धीरे धीरे इस कमी को मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतः हरित क्रांति के फलस्वरूप ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ने की संभावना हो सकती है। नंबर 6, किसानों की विचारधारा में परिवर्तन। ये एक महत्वपूर्ण बात है। भारतीय किसान प्राचीन काल से ही अनपढ़, रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी रहा है। वह कृषि के पुराने ढंग ही अपनाता रहा और अपनी निर्धनता तथा अज्ञानता को अपने दुर्भाग्य का परिणाम मात्र समझता रहा। परंतु हरित क्रांति ने भारतीय किसान की विचारधारा में मूलभूत परिवर्तन कर दिए हैं। जिस समझदारी से किसानों ने नई कृषि पद्धति को अपनाया, उससे ये भ्रम दूर हो गया है कि भारतीय किसान नए विचारों तथा तकनीकी को नहीं अपना पाएंगे। जहां कहीं भी नई तकनीक मिली है, किसी भी किसान ने इसके प्रभाव से इनकार नहीं किया। उत्तम कृषि विधियों तथा उच्च जीवन स्तर की इच्छा केवल गिने चुने बड़े किसानों में ही नहीं बढ़ रही, बल्कि यह असंख्य छोटे किसानों में भी बढ़ रही है, जो अभी फल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये यहाँ पर भारत का एक नक्शा दिया गया है, जिसमें हरित क्रांति से प्रभावित प्रदेश बताए गए हैं। जो उत्तर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का भाग दिखाई देता है, वहाँ पर गेहूँ की फसल में हरित क्रांति का ज़्यादा प्रभाव हुआ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो भाग दिखाई दे रहे हैं, उसमें चावल की उपज में हरित क्रांति का ज़्यादा प्रभाव दिखाई दिया है। आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। आपने जो बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।